हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम बात करने वाले हैं अभी हमारा जो वर्ल्ड के अंदर सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, एडिटोरियल्स में देखने को मिलता है, और जो मतलब सबसे मेन है, मतलब जो हमारी जो मेन सुपर पावर्स कंट्रीज हैं उनके बीच में, यानी कि जो हमारी यूएस और रशिया, जिनके बारे में हमने कल बात की थी कि इनके अभी क्या रिलेशन और कब से ये खराब होने स्टार्ट हुए थे। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है जिसके अंदर यूक्रेन भी बीच में है, यूक्रेन के ऊपर ही पूरा का पूरा मुद्दा घूम रहा है, उसके बारे में क्या है, यानी कि रशिया और यूक्रेन की क्या कुछ संबंध चल रहे हैं, क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और कुछ हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यूक्रेन पहले किस तरह से रशिया से लिंकअप था, और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो यूक्रेन था वो पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। सोवियत यूनियन जो 1991 के अंदर एक तरह से अलग हो गई थी, टूट गई थी, तो उसमें यूक्रेन भी सोवियत यूनियन से टूट गया था और एक अलग कंट्री बन गया था। तो उसके बाद से जो वहाँ पर उनके जो रिलेशंस हैं, वो पहले तो रशिया अपना पूरा इन्फ्लुएंस रख के करके रखा उस पूरी जितनी भी कंट्रीज थी जो सोवियत यूनियन से टूटी थी उनके ऊपर। लेकिन बाद में जब नाटो का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा तो रशिया का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। तो इसी के ऊपर जो अभी रशिया है वो भड़का हुआ है, क्योंकि जो नाटो है वो पहले 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे नाटो के सिर्फ, और अभी उसके 30 मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं, जिसके अंदर से रशिया के भी काफ़ी ज़्यादा जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि लिथुएनिया, एस्टोनिया, लटविया, ये भी पार्ट्स है जो बाल्टिक सी के जो पार्ट्स पास वाला रीजन है, जो रशिया के साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं, वो इसका पार्ट्स है। और रशिया के जो नेबर्स हैं, जैसे कि पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, बल्गेरिया हो गया, रोमानिया हो गया, ये भी नाटो का पार्ट है। तो ये एक चिंता की बात है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया एक ऐसा सोचता है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो नाटो है वो एक मिलिट्री अलायंस है, वो सिर्फ अपना एक ट्रेड अलायंस नहीं है कि वो सिर्फ एक ट्रेडिंग के लिए, वो एक मिलिट्री अलायंस है। अगर एक कंट्री के ऊपर भी किसी ने अगर वॉर की, कोई एक कंट्री के ऊपर भी, नाटो के किसी एक मेंबर के ऊपर भी वॉर की सिचुएशन होती है, तो जितनी 30 की 30 कंट्रीज होंगी वो उस एक कंट्री के साथ खड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से जो रशिया है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से एक टेंशन में है कि ऐसी हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ख़राब होगा। तो अभी तो यही करंट सिचुएशन है कि जो रशिया है उसने अपने 1 लाख सोल्जर्स को बेलारूस वाले बॉर्डर के साइड पर, डॉनबास लुहांस वाले बॉर्डर के साइड पर, क्रीमिया के अंदर पूरा तैनात कर रखा है, और बोला जा रहा है कि वो अब यूक्रेन को इन्वेड करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन रशिया ने इस बात से अपना बिल्कुल ना बोल दिया है कि वो यूक्रेन को नहीं इन्वेड करने वाला। लेकिन अगर नाटो के अंदर यूक्रेन को भी ले लिया जाएगा तो वो एक्शन ज़रूर लेगा। तो अभी रशिया यही कह रहा है कि नाटो के अंदर जॉर्जिया जैसे या यूक्रेन जैसे इन कंट्रीज़ को ना लिया जाए, हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ होगा। तो अभी क्या एक्चुअली क्या है कि जो नाटो है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता जा रहा है। नाटो के अंदर पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, और लेकिन अभी जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ नाटो के अंदर आ चुकी हैं। रशिया की सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। उसके अंदर यूएस जैसी और काफ़ी सारी मेन जो काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो भी उसका नाटो का पार्ट है। तो इसके कारण से रशिया की थोड़ी सी जो चिंताएं वो बढ़ जाती हैं, और वो नहीं चाहता कि यूक्रेन भी उसका पार्ट बने, नाटो का पार्ट बने। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। रशिया ने पहले भी 2014 में क्रीमिया रीजन को, जो यूक्रेन का पार्ट था, उसे एनेक्स कर लिया था। इसलिए अभी बोला जा रहा है कि वो डोनबास और लुहांस्क एरिया को भी इन्वेड करने के बारे में सोच रहा है, एनेक्स करने के बारे में सोच रहा है। तो अभी यूएस का क्या कहना है, यूएस की क्या सिचुएशन है इस मुद्दे के ऊपर? तो यूएस क्या कहता है, जो यूएस है उसके जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, और उसके जो सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन, उनके जो उन्होंने जो इस बारे में कहा, उनके काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड सी अप्रोचेस हैं, यानी कि कुछ साफ नहीं दिख रहा है। वैसे तो यूएस बोलता है कि हम यूक्रेन में अपनी मिलिट्री इसी तरह से भेजते रहेंगे, उन्हें ट्रेन अप करते रहेंगे इसके लिए, और वो यूं ही कहता है कि यूएस ने खैर एश्योरेंस भी प्रोवाइड किया है कि हम उसे नाटो के अंदर नहीं लेंगे, लेकिन वो ऐसे प्रॉपर एश्योरेंस नहीं है जो रशिया को कन्वेंस कर सके। तो यूएस है वो एक तरह से एक जियोपॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है रशिया के साथ, उसे भी अपने रखना चाहता है। और जो रशिया का एग्रेशन है इकोनॉमिक सैंक्शंस को लेकर, उसको भी देख रहा है, यानी कि जो वाशिंगटन है उसने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने को भी कहा है, अगर उसकी मिलिट्री अगर
मिलिट्री जो वो रखी है वहाँ पर, उस मिलिट्री उसके अंदर कोई भी मूव वगैरह होती है, फिर किसी भी तरह का वॉर सिचुएशन बनती है, तो उसने सैंक्शंस लगाने को भी कहा है रशिया के ऊपर। ये बात हो गई यूएस की। रशिया क्या कह रहा है? रशिया कह रहा है कि हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि हम ये यूक्रेन को इन्वेड करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ना हम डॉनबास लुहांस वाले एरिया को एनेक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। डॉनबास लुहांस के एरिया में जो रेबेलियन ग्रुप्स हैं वो जो है वो प्रो रशियन है, यानी कि रशिया का साथ देते हैं, यानी कि रशिया उसका साथ देता है। वो रशिया उनको मिलिट्री एक्सिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, और ये चाहता भी है कि वहाँ पर ऑटोनॉमी बनी रहे। इसलिए वो मिन्स्क जो प्रोसेस है उसका रिवाइवल भी चाहता है। वो चाहता है, पहले भी मिन्स्क जो हमारे इनके बीच में साइन अप हो चुके हैं लेकिन वो टूट जाते हैं हर बार, तो अभी ये चाहता है कि जो ये मिन्स्क प्रोसेसेस का रिवाइव किया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जाए, ताकि जो डॉनबास वाला एरिया है उसमें ऑटोनॉमी बढ़ जाए, और वहाँ पर जो रेबेलियन ग्रुप्स जो रशिया का साथ देते हैं उनके पास थोड़ी सी पावर आ जाए। और रशिया तो उनको अपनी एग्जिस्टेंस यानी कि मिलिट्री एग्जिस्टेंस यानी हर तरह से सपोर्ट करता ही है, क्योंकि वो प्रो रशियन है, और बाकी का यूक्रेन है प्रो वेस्टर्न, यानी कि वेस्ट की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। ये तो है रशिया की सिचुएशन, जो चाहता है कि उसे एक रिटर्न एश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाए, और रिटर्न एश्योरेंस के साथ मिन्स्क प्रोसेस का रिवाइवल भी हो। अब इंडिया की क्या यहाँ पर पोजीशन है? इंडिया ने अभी तक काफ़ी टाइम से इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अपनी साइलेंस शो की है, यानी कि वो साइलेंट रहा है इन टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन अभी जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कुछ बोलते हैं तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी, तो इसी तरह से इंडिया ने भी इस टॉपिक के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, और उसने एक पीसफुल रेजोल्यूशन के बारे में बात की है। क्या बोला है इंडिया ने कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए कंट्रीज के बीच में, और जो ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इसके ऊपर न्यूट्रलिटी दिखाई है इंडिया ने। लेकिन अगर हम पास्ट में देखें, क्रीमिया को जिस तरह से एनेक्स किया गया था, उसमें भी जो इंडिया है उसने अपने आप को एब्सटेन कर लिया था यूएन में वोटिंग के खिलाफ, यानी कि जो वोटिंग हो रही थी इस क्रीमिया क्राइसिस को लेके, इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया था, इसके ऊपर वोटिंग नहीं दी थी, तो उसका इनडायरेक्ट सपोर्ट रशिया की तरफ दिखा। यूक्रेन जब रेजोल्यूशन लेके आया था नवंबर 2020 में, उसके अंदर भी जब उसने कहा था कि जो क्रीमिया है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है लोगों का, तो उसके अंदर भी इंडिया ने यूक्रेन के खिलाफ ही वोट किया था, रशिया के फेवर में किया था। तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशिया को, वो दिख रहा है हमें। और अगर हम और बात करें तो अभी न्यूट्रलिटी दिख रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो इंडिया है उसके रशिया और यूएस दोनों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, तो वो क्योंकि और उसके ऊपर सैंक्शंस का भी थोड़ा दबाव पड़ा रहता है, तो इस कारण से उसका एक न्यूट्रल बिहेवियर है अभी। लेकिन पास्ट में उसने डायरेक्ट तरीके से रशिया को सपोर्ट किया, और रशिया के प्रेसिडेंट ने भी, व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कहा है कि उसकी इंडिया की प्रेज करी है इस चीज़ को लेकर के, कि वो किस तरह से चीज़ों को अच्छी तरह समझकर अपनी वोटिंग दे रही है। और जो क्रीमिया रीजन के जो प्रेसिडेंट थे, क्रीमिया रीजन के जो वहाँ पर मेन प्रेसिडेंट थे, वो डेलीगेशन जब इंडिया आए थे रशिया की डेलीगेशन की तरह, तब भी उन्होंने जो प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे इसको लेकर के, उन्हें उनकी क्रिटिसाइज्म को उनके अगेंस्ट ही बोला था। तो अभी क्या सिचुएशन है, यानी कि अभी इस वॉर का अभी इस वॉर में क्या होगा, या फिर ये वॉर होगा या नहीं होगा, क्या कुछ होगा, तो इसके बारे में बातें चल रही हैं। यूएस की, नाटो की, रशिया के साथ काफ़ी सारे टॉक्स हो चुकी हैं, और अभी भी बोला जा रहा है कि मेन जो वहाँ के पॉपुलर फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनके बीच में बात होंगी। अभी कुछ हफ्तों में उनके बीच में मुलाकात होगी, जिसमें उनके इस मुद्दे के ऊपर बात होगी फिर से। तो और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी रशिया के साथ मिन्स्क के रिवाइवल के बारे में बात की है। तो मेन तो ये सिचुएशन चल रही है। और अगर हम बात करें तो रशिया है वो अपने एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन भी डेवलप कर चुका है जर्मनी के साथ। तो ये वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यानी कि जर्मनी जो नाटो का भी मेंबर है, तो उसके साथ। तो इस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो है ही। तो यही होना चाहिए कि दोनों के बीच में एक तरह से पीसफुल सिचुएशन बनी रहे। तो अगर इसके बारे में अगर कोई भी ऐसे कोई अपडेट्स वगैरह आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज का हमारा जो ये मेन जो हमारा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था ये यहीं ख़त्म होता है।
और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी नॉलेज की बात पता चली हो या फिर कोई भी ऐसी फैक्ट्स पता चले हैं जो आपको ना पता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें और आप उनको देख करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। सो थैंक यू वेरी मच।